हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो प्रिसेप्टर्स। तो आज के इस लेक्चर को हम एग्जाम्पल नंबर 1.12 से स्टार्ट करेंगे। हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, फिर हम आगे एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल में हमको क्या क्या गिवन है। हमको बोला गया है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इसके सेंटर पर ओरिजिन है, ये ओरिजिन है ना, x इक्वल टू 0 है यहाँ पर। और इसका जो फर्स्ट फेस है ना, वो x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर होगा और ये x इक्वल टू -10 सेंटीमीटर पे होगा। ये तो अंडरस्टूड है। अगर हमने ओरिजिन यहाँ पर लिया है तो ये +10 होगा, ये -10 होगा, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, फिर हमको बताया गया है कि जब x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि x ग्रेटर देन 0 यानी ये वाला पार्ट, राइट वाला पार्ट, ओरिजिन से राइट वाला पार्ट, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम दे रखा है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस तरह से है 200 न्यूटन पर कूलम। अब मैंने यहाँ पर आई कैप क्यों नहीं लिखा भाई? आई कैप मुझे सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेक्टर बता रहा है, और आई कैप कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का। तो मुझे बता रहा है कि जो ई की वैल्यू है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी। अब जब मेरा एक्स छोटा है 0 से, एक्स छोटा है 0 से इस तरफ, तो इस वाले एरिया के अंदर, इस वाले पूरे एरिया के अंदर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? इस तरह से -200 आई कैप। तो मैं इसको भी 200 न्यूटन पर कूलम लिख लेता हूँ, क्योंकि माइनस आई कैप क्या बता रहा है? माइनस आई कैप सिर्फ और सिर्फ मुझे डायरेक्शन बता रहा है, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अंदर होगी। देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी मेरी, ठीक है, और ये मेरी नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी ना। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मैंने ये गिवन इन्फॉर्मेशन बना ली। अब देखो हमको फाइंड क्या करना है। यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट चीज़ जो हमको फाइंड करनी है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फेस। हर एक फेस में से कितना आउटवर्ड फ्लक्स जा रहा है। आउटवर्ड फ्लक्स मतलब कितनी फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो रही है, कितना फ्लक्स है। तो फेसेस कौन कौन से हैं मेरे पास? यहाँ पर 2 फेसेस हैं, देखिए, एक तो ये रहा फेस और एक ये रहा फेस। इसको मैं लेफ्ट फेस बोल देता हूँ, इसको राइट फेस बोल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले मैं निकालूंगा फ्लक्स इन लेफ्ट फेस, ठीक है, लेफ्ट फेस में से निकाल लेता हूँ। तो क्या फॉर्मूला होता है? ई डॉट डेल्टा एस, या ई डॉट एस भी लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, है ना। तो ई की वैल्यू क्या है यहाँ पर? इस वाले फील्ड में 200 ही रहेगी, ठीक है। और डेल्टा एस की अगर मैं बात करूँ, यानी कि ये जो सरफेस एरिया है ये क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर ले लेता हूँ मैं। और आर ध्यान रखना, बच्चे गलती क्या करते हैं, आर डायरेक्टली 5 लिख लेते हैं। हाँ, रेडियस 5 है बट सेंटीमीटर में है, यूनिट कन्वर्जन करना होगा हमें, ठीक है। तो हम लिखेंगे 0.05 मीटर के अंदर पाई आर स्क्वायर। इस तरह से हम इसको करेंगे और सॉल्व करने पर आंसर आएगा इसका 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो गया लेफ्ट सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। अब अगर मैं निकालूं, देखो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, राइट सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होगा, है ना। तो ये भी ई डॉट डेल्टा एस, और यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी है? 200 राइट वाले के अंदर, और राइट वाले का एरिया भी कैसा है? सेम, रेडियस सेम है तो एरिया भी सेम होगा, है ना। पाई आर स्क्वायर करेंगे तो आंसर भी हमारा सेम आएगा, 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और देखिए हमने जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी इसकी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लक्स के बारे में, तो मैंने बोला था कि अगर फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है मतलब फ्लक्स लीव कर रहा है सरफेस से। देखो लीव कर रहा है, इस सरफेस को छोड़ के बाहर जा रहा है। यहाँ पर भी सरफेस फ्लक्स जो है हमारा लीव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लीव कर रही है, तो दोनों जगह हमारा फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है। बिल्कुल सही पढ़ा था हमने। बी पॉइंट की तरफ अपन चलते हैं, फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर। अब देखो साइड क्या होगी? ये पूरी साइड ही तो है, ये कर्व सरफेस जो है पूरी ये साइड है ना। तो साइड निकालना है, अगर अपन को साइड से निकालना है अगर फ्लक्स, साइड, वही फॉर्मूला ई डॉट डेल्टा एस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, साइड का हमको ई नहीं बता रखा, ई हमको गिवन ही नहीं है साइड का, ठीक है। लेकिन इधर का ई दे रखा है हमको, यानी ई सिर्फ हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सिर्फ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। ओरिजिन के इधर राइट डायरेक्शन में है, ओरिजिन के इधर लेफ्ट डायरेक्शन में है। देखो ये डायरेक्शन हमको दे रखी है। और यहाँ से अगर मैं सरफेस वेक्टर लूँगा, एरिया वेक्टर लूँगा इसकी सरफेस पे से, कर्व्ड सरफेस पे से अगर एरिया वेक्टर लूँगा, तो एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से होने वाला है, ठीक है। एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से होने वाला है ना। तो एरिया वेक्टर और मेरा इसके बीच का एंगल कितना बनेगा? 90। तो मैं क्या लिखूँगा? ई डेल्टा एस कॉज 90। कॉज 90 क्या होता है? कॉज 90 0 होता है। तो साइड में से फ्लक्स कितना आएगा? 0 आंसर।
अब ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पर डॉट हटा करके कॉस थीटा क्यों नहीं लिखा। अरे देखो, अगर ई डॉट डेल्टा एस में यहाँ पर लगाऊंगा तो भी क्या बनेगा, ई डेल्टा एस कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है, 0। कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1 होता है ना, तो इसलिए ज़रूरत ही नहीं है करने की। जब सेम डायरेक्शन में हो हमारी एरिया वेक्टर और ई सेम डायरेक्शन में हो तो हम अंडरस्टूड है कि यार अपने आप कॉस 0 आएगा और 1 आने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पूछ रहा है नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। आउटवर्ड फ्लक्स तो एक तो लेफ्ट से इतना निकल रहा है, राइट से इतना निकल रहा है, तो टोटल कितना निकलेगा, दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, लेफ्ट में से प्लस राइट में से, तो ये कितना आ जाएगा 1.57 प्लस 1.57, तो ये आने वाला है 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, आसान है, वेरी सिंपल। चलो डी वाला देखते हैं। नेट चार्ज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सिलेंडर, सॉरी, नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। तो अब देखो चार्ज इनसाइड द सिलेंडर ये कैसे निकालेंगे हम, वही हमारा गॉस लॉ, भाई ये भी तो गॉस लॉ का ही पार्ट है। ई डॉट डी एस ऐसे थे, सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ऐसा था, है ना। अगर मेरे को ये फाई मिल गया ना, टोटल फ्लक्स इतना मिल गया, सिग्मा क्यू फाइंड करना है, सिग्मा क्यू ही तो है नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, तो डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर इज इक्वल्स टू फाई मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट, और फाई की वैल्यू क्या निकली अभी 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम बचपन से जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12, यूनिट कैंसिल होकर के फाइनली आंसर तो कूलम में ही आएगा, है ना। और वैल्यू कितनी आएगी मल्टीप्लाई करके देख लेना, 2.78 इंटू 10⁻11 कूलम। ठीक है, समझ में आया, आई होप सब दिख रहा है और समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। चलिए नोट कर लें इसको, अब अपन आगे देखते हैं। हाँ तो चलिए अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसके अंदर हम पहला एप्लीकेशन देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज फ्रॉम गॉस लॉ, है ना। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, यानी कि एक लंबी सी वायर है इनफाइनाइट लेंथ की, उसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है और उसकी वजह से किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड करेंगे। तो ये कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया भाई बताओ, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहले पढ़ा ना हमने, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, है ना। अब अगर ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम इसको डायरेक्टली ई इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर के फॉर्मूले से, तो ई इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से तो नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर पाएंगे। हमको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी और गॉस लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम देखेंगे अभी इसी वीडियो में कि कैसे हम इसको डिराइव करेंगे इन दोनों को यूज़ करके। तो देखो, लेट ए बी ए लाइन चार्ज विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी बता दी लेमडा है ना। लेट पी इज द पॉइंट विच इज़ अ डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम ओ से कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर, ये देखो जोड़ देते हैं इसको, आर डिस्टेंस पे है, एट विच वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम दो चीज़ें देखेंगे। देखो एग्जाम में मेनली क्या आता है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड पूछता है हमसे, सिर्फ फॉर्मूला पूछता है, बट हम डायरेक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्शन की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की डायरेक्शन हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो इंटेंसिटी की डायरेक्शन, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये फाइंड करने के लिए मैं दो छोटे छोटे से एलिमेंट ले लेता हूँ। यहाँ पर एक ही एलिमेंट ले लेता हूँ ए डैश। देखो ये जो पूरी वायर है ना, पूरी यूनिफॉर्मली चार्ज है, पूरा चार्ज इसके ऊपर बिखरा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, पूरे ये सारे चार्जेस हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो सभी चार्जेस एक साथ इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो एक साथ इतना बड़ा एनालिसिस हम नहीं कर सकते। मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी एल लेंथ का ए डैश यहाँ, और जितना ओरिजिन से इस ए डैश का डिस्टेंस है, ओ से ए डैश का डिस्टेंस है, उतनी ही दूरी पर मैंने, बिल्कुल उतनी ही दूरी पर एक बी डैश एलिमेंट ले लिया, जिसकी भी लेंथ कितनी होगी डी एल, इक्वल लेंथ ले ली। अब इस छोटा सा, इतना छोटा एलिमेंट लिया है कि मैं इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, है ना। अब ये पॉइंट चार्ज इस पॉइंट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाएगा, ये अब हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे होगी, लाइन जॉइनिंग द स्ट्रेट पॉइंट्स, द टू पॉइंट्स, इस तरह से, थोड़ा टेढ़ा बन गया, तो ये हो गया डी ई। सिमिलरली ये वाला एलिमेंट भी इस पर लगाएगा, तो ये मेरा बन जाएगा, ये भी बन जाएगा
डी, ठीक है, ये भी बन गई डी, है ना, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट है ना, तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर लगाएगा ये। अब देखो, क्योंकि ये दोनों ओ पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो भी दोनों का इक्वल बनेगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा। ऑलराइट, इतना क्लियर है? ये दोनों बराबर हैं थोड़ा, है ना, ध्यान से बनाना इसको, स्केल की मदद से बनाना। तो अब अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूँगा तो ये बन जाएगा यहाँ पर डी ई कॉस थीटा, ये तो हमको पता है। इसका भी लूँगा हॉरिजॉन्टल तो ये भी बन जाएगा डी ई कॉस थीटा, यहाँ पर भी डी ई कॉस थीटा, इस तरह से। वर्टिकल कंपोनेंट लूँगा इधर तो ये बनेगा डी ई साइन थीटा, यहाँ लूँगा वर्टिकल कंपोनेंट, ये भी बन जाएगा डी ई साइन थीटा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये। अब हम क्या देखेंगे कि अगर डी ई की वैल्यू तो बराबर है, डी ई की वैल्यू तो बराबर है, तो उनका साइन थीटा कंपोनेंट क्या करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट दोनों को कैंसिल कर देंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ आएगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी क्या होगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। और कैसे हमने निकाली, हमने वी हैव कंसिडर्ड टू स्मॉल एलिमेंट्स ए डैश एंड बी डैश फ्रॉम इक्वल डिस्टेंस, एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ, है ना। फिर हमने जो एलिमेंट्स लिए, उन एलिमेंट्स के कारण एट पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली। फ्रॉम दीज टू एलिमेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विल बी डी ई एंड डी ई, एंड व्हेन वी विल टेक द कंपोनेंट्स horizontal and vertical components of the electric field, then the vertical component will cancel out and horizontal component are added up. Therefore we can say that the direction is perpendicularly outwards. इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी की बात हो गई यहाँ पर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलो अब हम देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी, यहाँ से मेन डेरिवेशन स्टार्ट हो रही है। चलो मैग्नीट्यूड के बारे में देखते हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी एट पॉइंट पी वी ड्रॉ अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पासिंग फ्रॉम पॉइंट पी। तो अब हमको गॉसियन सरफेस की मदद लेनी पड़ेगी इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए। मैं वापस से वायर बना देता हूँ इस डायग्राम यहाँ पर इस पेज पे। तो ये मेरी वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ की। अब इस वायर के कारण इस पॉइंट पी पर, ये रहा पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ये बनाने के लिए, ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी जो कि इससे पास हो रही है। समझ पा रहे हो? तो मैंने ये देखो, ये गॉसियन सरफेस यहाँ पर इस तरह से बना ली। ये पॉइंट पी ना इधर बना देते हैं, ये रहा पॉइंट पी, ठीक है, ये रहा पॉइंट पी। ये हमेशा हम याद रखेंगे कि जिस भी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होगी, है ना, तो हम गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास करवाएंगे, ठीक है, गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास करवाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, देखो इस जो गॉसियन सरफेस बनी इसकी लेंथ मान लेते हैं हम L, ठीक है, गॉसियन सरफेस की लेंथ होगी L, इसका रेडियस मान लेते हैं R, ठीक है, लेंथ R होगी, रेडियस लेंथ L होगी, रेडियस R हो गया, है ना, ठीक है। चलो अब इसके अंदर सरफेसेस कितनी बनेगी, देखो एक और चीज़ देखते हैं, सरफेस कितनी बनेगी। ये होगी सरफेस 1, ये होगी सरफेस 2, सिलेंडर की 3 सरफेस होती है ना, ये होगी मेरी सरफेस नंबर 3। एक चीज़ हमने ये सीखी। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, इस पॉइंट P के ऊपर, इस पॉइंट P के ऊपर अगर मैं एरिया वेक्टर लूँगा, एरिया वेक्टर ds, तो उसकी डायरेक्शन इस तरह से रहेगी ds, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी निकलेंगी, भाई ये पॉजिटिव चार्ज कैरिंग वायर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो भी बाहर की तरफ निकलेंगी कुछ इस तरह से। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है सारी, हमको डायग्राम के साथ ही इनको बना लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यहाँ से इस तरफ होने वाली है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, नेट फ्लक्स रिलेटेड टू दिस सरफेस इज गॉसियन लॉ की मदद से, गॉस लॉ की मदद से, ठीक है। नेट फ्लक्स रिलेटेड टू दिस सरफेस इज, इस सरफेस से रिलेटेड नेट फ्लक्स कितना होएगा। तो अब हम गॉस लॉ लिखेंगे, E डॉट डी एस, और E डॉट डी एस किसके लिए, पूरी सरफेस के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू क्या है, कितना चार्ज इनसाइड है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये गॉस लॉ भी है, इसको हम लिख सकते हैं
फ्रॉम, ये कहाँ से आया, फ्रॉम गॉस लॉ, ये गॉस लॉ ही तो है। चलो अब हमारा नेक्स्ट जो नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, देखो सिंपली एक बार हम ई डॉट डी एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एक बार हम सिग्मा क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, बुक्स में कॉम्प्लेक्स तरीके से बताई गई होती है, बट हम बहुत सिंपल तरीके से ई डॉट डी एस की फाइंड करेंगे, सिग्मा क्यू की फाइंड करेंगे, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है तो ई डॉट डी एस के लिए हम करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं दिस सिलेंडर इज मेड अप ऑफ 3 सर्फेसेस, दिस, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया दिस सिलेंडर इज मेड अप ऑफ 3 सर्फेसेस S1 S2 S3, देयरफॉर फ्लक्स इज गिवन बाय, तो जो फ्लक्स है हमारा E डॉट डी एस, फ्लक्स की वैल्यू क्या है, E डॉट डी एस है ना, वो किस तरह से हम देंगे, E डॉट डी एस पूरे सरफेस के लिए ऐसे होगा, देखो E डॉट डी एस फॉर सरफेस S1, ठीक है, प्लस समझ पा रहे हो ना भाई, तीनों सरफेसेस के लिए अलग अलग हम इंटीग्रेशन करेंगे, ई डॉट डी एस सरफेस S2, क्योंकि तीनों का एरिया अलग अलग है ना, तीनों अलग अलग सरफेस है, S1 का एरिया अलग होगा, S2 का अलग होगा, ये S2 का S3 का अलग होगा, है ना, तीनों अलग अलग सरफेसेस हैं, और ई डॉट डी एस सरफेस थर्ड, ठीक है, ठीक है। चलो अब ये हमको यहाँ पर चीज़ मिल गई, अब डॉट हटेगा कॉस थीटा आएगा, है ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ई डी एस कॉस थीटा 1 यहाँ हो गया, और ये हो गया ई डी एस कॉस थीटा 2 प्लस यहाँ हो गया ई डी एस कॉस थीटा 3, ये सरफेस मेरी 1 चल रही है, ये 2 है, ये सरफेस थर्ड है, ऑलराइट। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात क्या बनती है कि अगर मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यहाँ पर भी सेम है इस तरफ, और सरफेस वेक्टर अगर मैं लूँगा, एरिया वेक्टर लूँगा S1, वो इधर आएगा, ठीक है। यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, थीटा 1 कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ऑलराइट। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर ही है, और अगर सरफेस वेक्टर एरिया वेक्टर में लूँगा S2 इस तरह से रहेगा, और यहाँ पर भी थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, और यहाँ पर मेरे थीटा 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, ठीक है। यहाँ पर थीटा 3 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 0 आ रही है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ फ्रॉम डायग्राम से हमने क्या देखा कि थीटा 1 इज इक्वल्स टू, ये देखो थीटा 2 है, ध्यान से लिखना, इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर्स ऑफ सरफेसेस S1 एंड S2, है ना। इसका मतलब यही हुआ S1 और S2 के परपेंडिकुलर है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो थीटा 1 और थीटा 2 हो जाएगा 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है, बोलो बोलो बोलो, कॉस 90 होता है 0, ठीक है, कॉस 90 होता है यहाँ से 0, और थीटा 3 की वैल्यू में देखूँ, थीटा 3 यहाँ पर आ रहा है 0, तो कॉस 0 कितना होगा, कॉस 0 1, ठीक है। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ कॉस 90 एंड कॉस 0 इन इक्वेशन 2, ठीक है। ये नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। देखो तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हमने पुट द वैल्यूज़ ऑफ कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2 एंड कॉस थीटा 3 इन इक्वेशन नंबर 2, तो अब मैं इसके अंदर वैल्यूज़ लिख लूँगा, तो ई डॉट डी एस जो मेरा था, ई डॉट डी एस पूरी सरफेस का वो कितना बन जाएगा, सिर्फ हमारे पास S3 रह जाएगी, है ना, इस तरह से रह जाएगा ई डी एस 1 S3, और S1 S2 तो 0 हो गया, तो उसको लिखा ही नहीं मैंने, ठीक है, अंडरस्टूड है वो तो। अब यहाँ से E कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहने वाली है थ्रू आउट, ना हम चार्ज वायर के ऊपर बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, वो जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है, तो E उतना ही था, और ये सरफेस 3 थी, तो DS सरफेस 3 का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा, सरफेस 3 कैसी है, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है भाई बताओ, अरे 2 पाई आर एल होता है ना, रेडियस r मान लिया था, लेंथ l मान ली थी, तो कितना हो गया 2 पाई आर एल, ठीक है। तो E डॉट डी एस पूरे सरफेस का जो आया मेरे पास वो आ गया
ई इंटू 2πRL। तो ये मेरे पास आया ई इंटू 2πRL। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मैं निकालूंगा वैल्यू ऑफ सिग्मा क्यू, ठीक है। पहले मैंने वैल्यू ऑफ ई डॉट डी एस निकाली थी, है ना, अब इसकी वैल्यू निकालूंगा। तो देखो, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर, ये हमने स्टार्टिंग में लिख लिया था। लीनियर चार्ज डेंसिटी वो कितनी होती है, लैम्डा होती है। तो चार्ज ऑन एल लेंथ, चार्ज ऑन एल लेंथ, भाई यूनिट लेंथ के ऊपर लैम्डा है तो एल लेंथ के ऊपर कितना होगा, एल लैम्डा, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, मतलब पूरी लेंथ के ऊपर एल लैम्डा। ये क्वेश्चन नंबर हो गई 4। अब हम क्या करेंगे, पुट 3 and 4 इन 1, 3 और 4 को मैं 1 में पुट कर दूंगा। देखो किस तरह से बनने वाली है ना। 1 मेरी क्या थी, एक बार वापस लिख देता हूँ, आपको याद आ जाएगा, बट हमको नहीं लिखना। हाँ, तो ये आ गया ई डॉट डी एस। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 थी, सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। 3 की वैल्यू कितनी निकली, ई इंटू 2πRL। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ई इंटू 2πRL। सिग्मा क्यू की वैल्यू एल लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब समझ में आया। यहाँ पर सीधे सीधे एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। और मैं अगर ई की बात करूँ, देखो यहाँ लिख देता हूँ, नीचे दिख रहा है यहाँ तक, ओके। ई की अगर मैं बात करूँ तो लेमडा अपॉन 2πR एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना, इस तरह से हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा कुछ ऑपरेशन करूँगा ताकि ये थोड़ा ना सिंपल हो जाए, मतलब याद रखने में हमको आसानी हो। मैं क्या करूँगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा, ये 2 इंटू 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। देखो ये 2 और 2 4, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2k लैम्डा अपॉन आर। तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, फाइनल फार्मूला हो गया। इसको याद रख लेना, न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली ये फार्मूला आता है। अगर हमको इनफाइनाइट लेंथ की वायर दे दी, लंबी सी वायर दे दी है ना, और उसके पास में किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो हम ये वाले फार्मूले से नहीं, KQ/R² से नहीं करेंगे। ये फार्मूला किसके लिए था, पॉइंट चार्ज के लिए। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा, तब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे वायर के लिए, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, यहाँ पर वेक्टर लग जाएगा और यहाँ पर मेरा 2k लैम्डा अपॉन आर और यहाँ आर कैप लग जाएगा, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म थी इसकी, ठीक। तो चलिए, आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। हमने न्यूमेरिकल जो करा था सबसे पहले वो भी समझ में आया होगा, ये डेरिवेशन भी समझ में आई है ना। तो अगर सारा कुछ समझ में आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।